नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम ये हमारा ज्योग्राफी का घटना चक्र का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम देख चुके हैं। ये हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की अतिरिक्तांक, और इसे हम पॉइंट वाइज पूरी ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप समूह में जो हमारा पहला टॉपिक आता है, इसी के अकॉर्डिंग बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के कौन कौन से द्वीप समूह हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला फैक्ट है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैंडल पीक जिसे बोलते हैं स्थित है। अंडमान निकोबार में जो सर्वोच्च शिखर है पल्याण शिखर या जिसे सैंडल पीक बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला फैक्ट है हमारा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। तो द्वीपों की संख्या कितनी है कुल? ये 220 है। ठीक है, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 220 है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश, यहाँ पे डिग्री नहीं अंश बोला गया है। तो अंडमान एवं निकोबार को बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है जो हमारा 10 अंश जलमार्ग है। मतलब एक तरह से बीच में जो जल है दोनों द्वीपों को अलग करता है, तो उसे 10 डिग्री जलमार्ग भी बोलते हैं। तो ये किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। ये 10 डिग्री चैनल का ही है, दूसरी तरह से घुमा के पूछा गया है। अगला फैक्ट, वैरन द्वीप अवस्थित है। वैरन द्वीप बहुत फेमस है। ये कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में ही। इसके बाद और अंडमान में स्थित है वैरन द्वीप। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है हमारा, भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है। वह द्वीप कौन सा है जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है? तो ये वैरन द्वीप है, इसीलिए ये फेमस है। वैरन द्वीप कैसा है? ज्वालामुखीय द्वीप है। इसके बाद अगला फैक्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो हमारा कहाँ अवस्थित है? ये पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। कहाँ पे? पुलिकट झील के समीप अवस्थित है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप। अगला फैक्ट है, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? जो श्रीलंका और भारत के बीच में है, तो ये धनुषकोडी से शुरू होता है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। अगला है हमारा, अरब सागर के द्वीप समूह। तो अरब सागर के कौन कौन से हमारे द्वीप समूह हैं? अरब सागर के द्वीप समूह देखेंगे। पहला फैक्ट है, लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? ये हमारा अरब सागर में स्थित है। भारत का प्रवाल द्वीप है, जो प्रवाल द्वीप बोला जाता है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल क्या होता है? जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी अस्थि पंजर इकट्ठे होकर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, उसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। इसके बाद अगला है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल उत्पत्ति का, प्रवाल अभी हमने बताया क्या होता है। इसके बाद अगला है, लक्षद्वीप में हैं 36 द्वीप। लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भटकल अरनाला मिनिकाय हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भटकल और अरनाला मिनिकाय हेनरी जो द्वीप हैं इनमें से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन सा द्वीप आता है? तो जो मिनिकाय द्वीप है
मिनिकॉय द्वीप कैसा है? भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप कहलाता है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप कहलाता है। अगला फैक्ट है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या स्थित है? रामेश्वरम, जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है इसकी स्थापना श्री राम भगवान के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला फैक्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो ये मुंबई। ठीक है, एक ही द्वीप पर है और बहुत बड़ा नगर भी है। अगला है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेत। सालसेत द्वीप कैसा है? सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है भारत का। इसके बाद पहले से ही मिलान किया हुआ है, देखते हैं। सूची 1 में द्वीप है और दूसरी सूची में अवस्थिति है, कहाँ पे स्थित है। तो ये व्यंत शयोधर जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। पिरम द्वीप ये कहाँ स्थित है? ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका द्वीप ये अरब सागर के तट में अवस्थित है। द्वीप और दीव जो है, दीव ये कहाँ है? दमन और दीव जिसे बोलते हैं, ये कटियावाड़ा तट पर स्थित है। ठीक है, तो व्यंत शयोधर ये कच्छ की खाड़ी में है, पिरम ये खंबात की खाड़ी में है, द्वारका ये अरब सागर के तट पर है और दीव ये कटियावाड़ा तट पर अवस्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? ये कच्छ केरन में स्थित है। कहाँ पे? कच्छ केरन में स्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है, सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान देशों के मध्य। जो हमारा सर क्रीक विवाद है वो किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है सर क्रीक विवाद। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, पहले हम राज्य को देखेंगे उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को। तो इसमें हमारा पहला फैक्ट है, लातूर जिला है महाराष्ट्र का। लातूर जिला कहाँ पे है? महाराष्ट्र का जिला है लातूर जिला। इसके बाद अगला फैक्ट है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है ये नाम और ये अंग किसका है? तो ये महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है? महाराष्ट्र का। विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का अंग है। अगला फैक्ट देखेंगे, पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल ये कहाँ अवस्थित है? ये झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? झारखंड में अवस्थित है हमारा पाक अंचल। ठीक है, पाट अंचल ये कहाँ अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। इसके बाद अगला है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। ठीक है, झुमरी तलैया कहाँ स्थित है? झारखंड में ही स्थित है। अगला फैक्ट है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। अगला फैक्ट है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है अधिकांश धरातल। अगला फैक्ट है हमारा, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, जो मणिपुर है वहाँ पे क्या है? लटकी हुई गाद एवं बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों। ये पानी पर तैरती रहती हैं, ये वनस्पति का एक बड़ा सा ढेर बन जाता है और थोड़ी सी जगह हो जाती है, उसी में मकान बना लेते हैं लोग, तो उस पर रहते हैं। उन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो फूमडी। क्या कहते हैं? फूमडी। ठीक है, ये वनस्पति के बने होते हैं। जैसे हमने बताया था कि अभी जो था हमारा द्वीप था बना हुआ था किसका? जो हमारी अस्थि पंजरों से बना हुआ था प्रबाल द्वीप, उसी तरह का ये फूमडी द्वीप होता है। ये किससे? वनस्पति से बना हुआ होता है। अगला है हमारा, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। जो सिलिकॉन स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। अगला फैक्ट है हमारा, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली। इसके बाद सही सुमेलित है पहले से ही, देखते हैं। एक तरफ जगह दे रखा है और दूसरी तरफ क्या है? वो राज्य। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। पालनपुर गुजरात में है, हुबली कर्नाटक में है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है।
तो औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में है। हुबली कर्नाटक में है और गुंटूर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। सही सुमेलित हैं ये भी पहले से ही, तो देखते हैं। इसमें एक तरफ क्या राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ मैदान या पठार दे रखे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ मैदान। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान अवस्थित है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र में है भ्रष्ट छाया प्रदेश। भ्रष्ट छाया प्रदेश कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और कर्नाटक में है मालनड। मालनड कहाँ पे स्थित है? ये हमारा कर्नाटक में अवस्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। कौन सा जो जिला है या जगह है वो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं? कौन कौन से? तो हमारे आते हैं खुर्जा, करनाल और रोहतक। रोहतक, खुर्जा और करनाल ये हमारे तीनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अगला फैक्ट है हमारा, दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी में क्षेत्र में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पहला हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के भाग, ठीक है, उपक्षेत्र। तो कहाँ कहाँ के हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं या उपक्षेत्र हैं, वो हमारे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगी है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्यों से लगती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला फैक्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं। भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के क्रम में? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े 4 राज्य हैं। अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार चौथा है, तो ये चौथे नंबर पे है हमारे पूरे भारत में। 4th पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया वाइज जो स्थान आता है। अगला फैक्ट है, भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही क्रम है। भारत के जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उनका अवरोही क्रम बताना है क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे इसमें छत्तीसगढ़ का अधिक है, उसके बाद झारखंड का है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का है, उसके बाद उत्तराखंड का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अधिक है, उसके बाद झारखंड का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का और उससे कम उत्तराखंड का है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल के अनुसार इनका अवरोही क्रम होगा। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम होता है और आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। अगला फैक्ट है हमारा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है। जो हमारे कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो ये क्रम है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। ये किसके अनुसार है? भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। इसके बाद अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में सबसे छोटा कौन सा है? ये सबको पता है, उत्तराखंड ही सबसे छोटा है। अगला फैक्ट है हमारा, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में से समाहित है। ये 3 हैं। ये 3 राज्य कौन से हैं जिनमें 30% एरिया है जो कवर करते हैं भारत का पूरा? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये भारत के 30% भाग को कवर करते हैं। इसके बाद अगला है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य, क्षेत्रफल में 12वीं पोजीशन किसकी है? तो ये बिहार की पोजीशन है। जनसंख्या में तो ये तीसरा है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? 12वां है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? जनघनत्व तो अधिक है। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। कौन से राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से टच होती है? तो हिमाचल प्रदेश की होती है, हरियाणा की होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा टच होती है।
एक बार फिर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की होती है उत्तर साइड में, फिर हरियाणा की होती है पश्चिम साइड में, उसके बाद राजस्थान होता है पश्चिम साइड में, उसके बाद मध्य प्रदेश होता है दक्षिण साइड में, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, ये भी हमारा दक्षिण साइड में, झारखंड भी दक्षिण साइड में है, बिहार हमारा ये पूर्व साइड में है, और उत्तराखंड हमारा ये हमारा उत्तर साइड में है, तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हमारा किस साइड में है, पश्चिम साइड में है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, असम घिरा हुआ है। असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये 7 राज्यों से घिरा है। ठीक है, 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। इसके बाद अगला फैक्ट है, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ जो है वो किसके साथ नहीं लगता है, तो ये बिहार के साथ नहीं लगता है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। माध्य समुद्र तल मतलब जो समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक किसकी है, तो ये बेंगलुरु की है। इन शहरों में से कौन कौन से शहरों में, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और बेंगलुरु, तो सबसे ऊंचा कौन सा है, बेंगलुरु। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, राजस्थान में मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है। जो राजस्थान का मरु क्षेत्र है उसके लिए सही कथन बताना है, तो सही कथन ये दे रखे हैं इसमें, यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। जो राजस्थान में मरुस्थल है वो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ये मरुस्थल क्यों बना है, अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसका निर्माण हुआ है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। यहाँ कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है, 40 से 60%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो जो हमारा यह विश्व का सबसे बड़ा सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है और ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण क्या है, अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ पे जो भूमि है, उपयुक्त भूमि है कृषि के लिए, वो 40 से 60% है। और यहाँ पे जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जब विस्तार बढ़ेगा तो जो चारागाह भूमि है, जो जानवरों के लिए चरने के लिए है, उसमें फसलें उत्पादित होने लगेंगी, तो चारागाह भूमि घट जाएगी स्वतः। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला है, भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से युक्त कौन सा राज्य है, ये बताना है। यह उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ये कहाँ अवस्थित है, उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा जो है विशेषता, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणगत है। ठीक है, 80% जो क्षेत्र है वो कैसा है, वन आवरणगत है, मतलब वनावरण से घिरा हुआ है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इन राज्यों से रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। ठीक है, जो 12% वन क्षेत्र है वो इस राज्य में पाया जाता है। तो ये कौन सा राज्य हो सकता है, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो 80% भाग है वो वन क्षेत्र है और 12% कुल वन का क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और राजस्थान से होकर जो उत्तरी अक्षांश जाती है उसी पर अवस्थित है। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है वो है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी 7 बहनों का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल। जो 7 सिस्टर्स बोली जाती हैं उनका भाग पश्चिम बंगाल नहीं है। हमारे जो पश्चिम बंगाल से हमारे पूर्व साइड के जो हैं 7 राज्य वो हमारे 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी, कुरनूल। क्या थी, कुरनूल थी उसकी राजधानी जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। कब, 1953 में। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। ठीक है, भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। इसके बाद सबसे अधिक जिले कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले की संख्या है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिलों को किन किन राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो
4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो ऐसा कौन सा राज्य है? ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद कर्नाटक में प्रत्येक, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं ये दोनों अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है तो कौन कौन से राज्य तेलंगाना से सीमा बनाते हैं? आंध्र प्रदेश बनाता है, कर्नाटक बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, छत्तीसगढ़ बनाता है। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश भी बनाता है, कर्नाटक बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है और छत्तीसगढ़ भी बनाता है। अगला फैक्ट है, मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ये इम्फाल में है। ठीक है, इम्फाल में स्थित है मणिपुर की राजधानी। इसके बाद गुजरात की राजधानी है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अवस्थित है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? ये गांधीनगर में अवस्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है, राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, क्या है? जयपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसके बाद चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी कौन सी नहीं है? बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये सम्मिलित किए हुए हैं पहले से ही, इन्हें देखते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड कोहिमा और मेघालय की शिलोंग। ठीक है, ये कैपिटल्स दे रखी हैं। असम की है दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा और मेघालय की है शिलोंग। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र शासित प्रदेश। ये थे हमारे राज्य, राज्यों के बारे में जाना हमने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारे। उसके बाद केंद्र के बारे में जानेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारा पहला फैक्ट है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है। तो कितनी है? पहले 7 थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो हमारी हो गई है 8। ठीक है, जब JNK और लद्दाख को बनाया गया था तो 9 हो गई थी, लेकिन हमारा दादर और नागर हवेली को मिला के 1 बना दिया गया है। तो अब हमारी संख्या कितनी हो गई है? अब हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई? 8 हो गई है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा था? पहले तो दिल्ली था जो केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब वर्तमान में कौन सा हो गया है? अब हो गया है लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख सबसे बड़ा क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगला फैक्ट है हमारा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला फैक्ट है, पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। जो पांडिचेरी है वो तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में पाए जाते हैं इसके भाग। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, त्रिपुरा, दमन, दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन सा है? तो त्रिपुरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये हमारा क्या है? एक राज्य है, पूर्ण राज्य माना जाता है त्रिपुरा को। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन बताना है। तो दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। ठीक है, ये सही है एकदम। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी कौन सी है? दमन है इसकी राजधानी। सिलवासा राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो क्या है? सिलवासा है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव। ये पहले थे, अभी JNK ऐड हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 को मिला के 1 कर दिया गया है, दादर नागर हवेली को और दमन दीव को। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, अब हम जनजातियों के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी जनजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं कौन कौन सी, उनके बारे में जानेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये पीले वर्ण के त्रियक क्षेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है तो ये
मंगोलियाइड जनों से। ठीक है, ये मंगोलियाइड होते हैं, उनकी ऐसी पहचान होती है, ये पीले वर्ण के होते हैं, मतलब पीले कलर के होते हैं, त्रियक नेत्र के होते हैं, तिरछे नेत्रों वाले होते हैं, और उठी हुई कपोल अस्थि, इनकी जो कपोल अस्थि होती हैं वो उठी हुई होती हैं, और छुटपुट केस, छोटे छोटे बाल होते हैं, मध्यम ऊंचाई के, मतलब मीडियम लेंथ के होते हैं, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसका संदर्भ किससे है, ये सभी गुण किस में पाए जाते हैं, ये मंगोलियाइड जो जनजाति है उसमें पाए जाते हैं। अगला फैक्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रजातीय समूह पाया जाता है। जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें हमारा जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो ये मंगोलियाइड प्रजाति हमारी पाई जाती है। कहाँ पे, ये उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में मंगोलियाइड जाति पाई जाती है, मतलब प्रजाति या जनजाति बोल सकते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित कौन सी है भारतीय जनजाति, तो ये संथाल जो जनजाति है हमारी, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति से संबंधित है। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह है। ठीक है, जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वो कौन सा है, असम का श्वेतभव गिवन। ठीक है, असम का जो श्वेतभव गिवन है ये कैसा है, मानव भाव वाला होता है, मनुष्यों की तरह होता है, ये थोड़ा सा और कपि होते हैं जो वानर होते हैं उनसे समझदार होता है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनजातीय समुदाय अभी तक नहीं पहचान की गई है, कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं है, तो ये हरियाणा राज्य है ऐसा जिसमें अभी तक कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। ये पहले से सही सुमिलित हैं, एक तरफ जनजाति हैं, दूसरी तरफ मूल राज्य दे रखे हैं। तो थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, भोटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, और कोल जनजाति जो है हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, थारू उत्तराखंड में, भोटिया सिक्किम में, मुंडा झारखंड में और कोल महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वैसे तो जो भी इसमें फैक्ट्स हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये आपको तैयार करने बहुत आवश्यक है। इसी तरह की हमारी और भी सीरीज चल रही हैं जो घटना चक्र की हैं, हमारी हिस्ट्री की और मॉडर्न हिस्ट्री की, और हमारा जो पॉलिटी की सीरीज़ भी चल रही हैं, और वहाँ की जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं उनकी सीरीज़ भी आगे स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप इन सबको कवर करते रहिए, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस हुआ, आरओईआरओ हुआ, चाहे वो कोई भी आपका एग्जाम हुआ, वनडे एग्जाम हो, लेखपाल का हुआ, या फिर आपका वीडियो का हुआ, या फिर आप यूपीएससी भी देने जा रहे हैं, तो फैक्चुअल डाटा आपके लिए आवश्यक है। फैक्चुअल चीज़ें भी आती हैं कुछ, जो कि आपको सम्मिलित रूप से 4-5 फैक्ट को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो फैक्चुअल डाटा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको पढ़ना ही है, तो आप इसे अच्छे से कवर करिए। हम डेली एक वीडियो देखते हैं इन तीनों सब्जेक्ट की, पॉलिटी, हिस्ट्री और हम ज्योग्राफी की अभी एक वीडियो देख रहे हैं, ये आप कवर करते रहिए। इसके बाद और भी सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, आप इसको देखते रहेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगला फैक्ट है हमारा, थारू लोगों का निवास है। जो थारू लोग होते हैं उनका निवास कहाँ पे है, उनका निवास उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उनका निवास है। अगला है, सुमेलित है पहले से ही, ये एक तरफ जनजाति दे रखी है और एक तरफ राज्य दे रखे हैं। तो लिंबू जनजाति है जो, ये कहाँ है, सिक्किम राज्य में पाई जाती है। और कार्बी जनजाति ये असम में पाई जाती है। डोंगरिया कोद ये ओडिशा में पाई जाती है, और बोडो जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। ठीक है, लिंबू सिक्किम में पाई जाती है, कार्बी असम में, डोंगरिया कोद ओडिशा में पाई जाती है, और बोडा जनजाति ये हमारी ओडिशा में पाई जाती है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा वो है, अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू जनजाति में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में प्रमुख जनजाति है। जो हमारा धौलाधर पर्वत श्रेणी है वहाँ पे उस क्षेत्र में कौन सी प्रमुख जनजाति है, तो ये हमारी है गद्दी जनजाति, धौलाधर श्रेणी में प्रमुख जनजाति है। अगला फैक्ट है, गद्दी लोग निवासी हैं। जो गद्दी लोग हैं हमारे वो कहाँ के निवासी हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। अगला फैक्ट है हमारा, संथाल निवासी हैं। संथाल कहाँ के निवासी हैं, तो पूर्वी भारत के निवासी हैं। संथाल कहाँ के, पूर्वी भारत के निवासी हैं। अगला फैक्ट है, ऋतु प्रवास किया करते हैं। जो ऋतुएं होती हैं उनके अनुसार प्रवास कर लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं। कौन सी, भूटिया जनजाति करती है ऐसा, ऋतु प्रवास करती है भूटिया जनजाति। अगला फैक्ट है, बोडो निवासी हैं। बोडो जनजाति जो है वो कहाँ की निवासी है, गारो पहाड़ी की। बोडो जनजाति हमारी गारो पहाड़ी की निवासी है। इसके बाद अगला फैक्ट है,
गारो जनजाति है मेघालय, असम और मिजोरम की। गारो जनजाति कहाँ है? मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है हमारी गारो जनजाति। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। जो खासी और गारो भाषा बोलती है वो जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती है हमारी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, चेंचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। तो चेंचू, लेप्चा और डाफल एवं जनजातियों में से केरल में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है? तो चेंचू जनजाति हमारी केरल में पाई जाती है। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला जो फैक्ट है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है टोडा जनजाति। अगला फैक्ट है हमारा, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। ऐसी जनजाति कौन सी है जो सरहुल त्योहार मनाती है? तो मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। अगला फैक्ट है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है उसका क्या नाम है? जौनसारी जनजाति है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला फैक्ट है, मिजोरम में वस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। क्योंकि ये जो मिजोरम बस्ती है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कैसा है? कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। क्योंकि किस कारण ये ऐसा होता है? घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। जो घाटियाँ होती हैं, मतलब जो हमारी वैलीज होती हैं पहाड़ों के बीच में, वो घाटियाँ होती हैं। तो वो कैसी होती हैं? ये हमारी कटकों की अपेक्षा कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है, अगला फैक्ट है हमारा, सही सुमेलित हैं ये पहले से ही, इन्हें देखते हैं। भोटिया जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है भोटिया जनजाति। इसके बाद खासी जनजाति है वो मेघालय में पाई जाती है। खासी मेघालय में पाई जाती है। संथाल है झारखंड में पाई जाती है। और टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर से देखेंगे, भोटिया जनजाति उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में, खासी जनजाति मेघालय में, संथाल झारखंड में और टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके बाद अगला भोटिया, हाँ तो अगला देखेंगे, ये भी हमारे सुमेलित हैं। जो बिहू त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? हमारा असम में मनाया जाता है। ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो भी सुमेलित किए हुए हैं पहले से ही। तो एक तरफ राज्य है, एक तरफ भाषा है। तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है और सिक्किम में लेप्चा जो भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है। गोवा की भाषा क्या है? मुख्य कोंकणी है। उसके बाद मेघालय की क्या है? खासी है। उसके बाद सिक्किम की लेप्चा जो भाषा है वो मुख्य भाषा है। अगले जो हैं आगे जो दे रखे हैं वो भी हमारे सुमेलित हैं पहले से ही। तो देखते हैं, अंगामी ये नागालैंड से संबंधित है। आपातानी ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भोटिया ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। और गोंड जनजाति हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित है। अंगामी ये नागालैंड से, आपातानी अरुणाचल प्रदेश से, भोटिया उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से और गोंड हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित जनजाति हैं। अगला फैक्ट है, भील जाति पाई जाती है। तो भील जाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये हमारी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी भील जाति पाई जाती है। इसके बाद बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। जो बहुत पतित्व की प्रथा मानी जाती है ये जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में मानी जाती है। जो बहुपतित्व की प्रथा है वो कौन कौन सी जनजाति में मानी जाती है? जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में ये बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित थी, मतलब प्रचलित है। इसके बाद अगले जो दे रखे हैं वो भी आगे के, ये भी सुमेलित हैं। अगला है हमारा, ये जनजाति है एक तरफ और एक तरफ निवास स्थान है। कहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? तो भील जनजाति राजस्थान में, संथाल जनजाति झारखंड में और राजी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। भील कहाँ? राजस्थान में, संथाल झारखंड में और राजी उत्तराखंड में निवास करती हैं। इसके बाद आगे भी सुमेलित हैं। एक तरफ जनजाति हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। तो बीरहोर
ये झारखंड में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। और सेटिनेलीज जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। बीरहोर ये झारखंड में, भूटिया सिक्किम में और टोडा तमिलनाडु में और सेंटिनेलीज ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला जो है वो भी हमारा सही सुमेलित किया हुआ है पहले से ही। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है, लेप्चा सिक्किम से, बीरहोर झारखंड से संबंधित है और गारो मेघालय से संबंधित है। टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है, लेप्चा सिक्किम से, बीरहोर झारखंड से संबंधित है और गारो मेघालय से संबंधित है। अगला जो फैक्ट है हमारा, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे निवासी हैं। सहरिया जनजाति के लोग निवासी कहाँ के हैं? ये हमारे राजस्थान के निवासी हैं। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के? राजस्थान के निवासी हैं। अगला फैक्ट देखेंगे, अगला जो फैक्ट है हमारा वो है, ये सुमेलित है पहले से ही। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ निवास स्थान है। जौनसारी उत्तराखंड में निवास करती है और भील जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। जौनसारी उत्तराखंड में और भील मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। अगला फैक्ट है हमारा, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है। भारत में जो जनजातियों को निर्धारित करने का आधार है वो क्या है? संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास। उनके आवास के रूप में और उनकी संस्कृति को देखकर ही उन्हें जनजाति निर्धारित किया जाता है। आगे भी सुमेलित किए हुए हैं। तो पहाड़ी कोरवा ये जशपुर से संबंधित है, वैगा मंडला से संबंधित है और मारिया ये पातालकोट से संबंधित है या छिंदवाड़ा, पातालकोट को ही छिंदवाड़ा बोलते हैं। तो सहरिया ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, पहाड़ी कोरवा ये जसपुर से संबंधित है, बैगा मंडला से संबंधित है, मारिया पातालकोट से संबंधित है और सहरिया हमारी ग्वालियर से संबंधित जनजाति है। अगला फैक्ट है हमारा, सुमेलित किया हुआ है पहले से। ये जो मोपला जनजाति है केरल में, गुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में और मुंडा झारखंड में। ठीक है, मोपला जनजाति केरल में, मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में और टोडा जनजाति तमिलनाडु में और मुंडा जनजाति झारखंड में है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। जो चांगपा समुदाय है उसके संदर्भ में सही कथन बताना है। सही कथन ही दे रखा है, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। जो हमारा चांगपा जनजाति है वो अच्छी किस्म की ऊन देने वाले पश्मीना ऊन देने वाले बकरों और बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, निवास स्थान है एक तरफ और एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। बुक्सा जनजाति और पौड़ी गढ़वाल में निवास करती है। कोल जनजाति जबलपुर में निवास करती है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में निवास करती है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। बुक्सा पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर पठार और कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसके बाद राज्य दे रखे हैं और हमारे जनजातियों के युग्मों के सही क्रम मिलाने हैं। असम है मेरी, असम मेरी से संबंधित है। नागालैंड कोन्याक से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश अप्तानी से संबंधित है। राजस्थान लंबाड़ा से संबंधित है, लंबाड़ा। ठीक है, असम मीरी से संबंधित है। नागालैंड कोन्याक से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश अप्तानी से संबंधित है और राजस्थान लंबाड़ा से संबंधित है। ये जो जनजातियां हैं इन राज्यों से संबंधित हैं। अगला जो हमारा फैक्ट है, जुलू जनजाति निवास करती है। जुलू जनजाति है जो हमारी निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे निवास करती है? दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है जुलू जनजाति। नेक्स्ट ये भी हमारे सुमेलित किए हुए हैं। छिंदवाड़ा ये भारिया, ठीक है, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पाई जाती है। मंडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील जनजाति और शिवपुरी में सहरिया जनजाति पाई जाती है। छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति, मंडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील जनजाति और शिवपुरी में सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, लोहासुर को अपना देवता मानती है। लोहासुर को अपना देवता कौन सी जनजाति मानती है? तो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। इसके बाद अगला है शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। अगला फैक्ट है, केंद्र शासित प्रदेश में से औज जनजाति के लोग रहते हैं।
औज जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। औज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अगला जो फैक्ट है हमारा, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक आद जनजाति है तो ये जारवा है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक आद जनजाति कौन सी है? पुरानी, तो जारवा जनजाति सबसे पुरानी है। इसके बाद मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। जो मंगानियार के नाम से जाना जाता समुदाय है वो कौन सा है? पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात। ठीक है, ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगानियार नाम से जाने वाला समुदाय जो है। इसके बाद अगला है झूमिंग करते हैं। जो झूमिंग खेती होती है वो कौन करते हैं? खासी जनजाति के लोग झूमिंग करते हैं। झूमिंग खासी जनजाति के लोग करते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा टॉपिक है भाषाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने जनजातियों को समझा। ये हमारा तीसरा वीडियो था। इसी तरह के वीडियोस के लिए और भी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए, पॉलिटी हिस्ट्री के भी वीडियोस हमारे जो चैनल पे आपको उसकी भी सीरीज़ मिल जाएंगी। घटना चक्र का पूर्वावलोकन, अतिरिक्तांक जो फैक्चुअल है। तो आपको और भी सब्जेक्ट जितने बचे हैं हम सभी का घटना चक्र कराएंगे। ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।